ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। उपभोक्ता संतुलन इस चैप्टर का ये सबसे आखिरी वीडियो है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस कम हुआ था उसके अनुसार इस चैप्टर में उपयोगिता वाला सारा चीज हटा दिया गया और हमें केवल और केवल इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र, जिसको हम लोग क्या अधिमान वक्र भी कहते हैं, उसको पढ़ना था। साथ ही साथ बचत लाइन को, बजट लाइन को मतलब बजट लाइन जिसको हम लोग प्राइस लाइन, कीमत लाइन भी कहते हैं, उसको पढ़ना था। ठीक है, उसको पढ़ना था। और उन दोनों के आधार पे आज हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन, क्योंकि केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आपका ये बच गया है कि अधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन कैसे निकलता है। वैसे लॉन्ग नहीं, शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे आखिरी ये टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग मांग पे चले जाएंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर कुछ खराब लगता है तो कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिएगा, और उसके साथ साथ फिर हम लोग आगे आपके साथ भी काम करते रहेंगे, मतलब आपके सुझाव पर भी काम करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं अधिमान वक्र की विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन, तो क्योंकि ये पढ़ा जा चुका है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हम रिकॉल करा दें कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें उपभोक्ता संतुलन इन्वॉल्व होने वाला। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन वह बिंदु है जहां पर उपभोक्ता अपनी सबसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, लेकिन किसकी हेल्प से? अपने आय की हेल्प से। देखिए, हर उपभोक्ता की आय निश्चित होती है, तो उस निश्चित आय को वो ऐसे कैसे व्यय करे कि जिससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले। तो उस जगह को, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन। अपनी दी हुई आय से उपभोक्ता जब अपनी अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है तो वो कंडीशन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन होता है। क्योंकि उसके बाद उपभोक्ता ना ही चाहता है कि अपना बढ़ा सके ना ही घटा सके, मतलब संतुलन एक ऐसी बिंदु है जहां से वो कम बेसी करना नहीं चाहता है, टिक जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी संतुष्टि को बढ़ाना चाहेगा तो आय बढ़ाना पड़ेगा, अगर वो संतुष्टि को कम कर देता है तो उसका जो है आय का यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए संतुलन का बिंदु वो बिंदु है जो अधिकतम बिंदु को दर्शाता है। उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, उसके नीचे भी आप नहीं जा सकते। अब इस उपभोक्ता संतुलन को पाने के लिए हम लोग इसमें दो चीजें देख रहे हैं। एक आईसी दिख रहा है, इसमें IC1, IC2, IC3 यानी इंडिफरेंस कर्व, जिसको अधिमान वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र क्या करता है? दो बिंदुओं का ऐसे संयोगों को बताता है जो आपको हर लेवल पर एक समान संतुष्टि बताती रहती है। हर लेवल पर क्या बताती है? एक समान संतुष्टि को दर्शाती रहती है। ऐसे वक्रों को क्या कहते हैं? आईसी। ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व। दूसरी बात है, हमारा ये जो लाइन दिख रहा है सीधे सीधे, वो क्या होता है? उसको कहते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन, यानी कीमत रेखा या फिर बजट रेखा। बजट रेखा क्या होता है? वो एक उपभोक्ता की दी गई आय में अपने वस्तुओं को खरीदने की, दो वस्तुओं का खरीदने की, वो भी कौन सी? प्रचलित कीमत में। प्रचलित कीमत यानी वर्तमान कीमत जो चल रहा है, उस कीमत में दो वस्तुओं को अपने दी हुई आय के अनुसार खरीदने गए जितनी भी मात्रा है उसके विविध मात्रा को दर्शाता है। यानी ये बाउंड्री होता है एक उपभोक्ता के आय की, कि उस आय से, या बजट भी कह सकते हैं क्योंकि बजट ही उसकी आय होती है। ठीक है, इस बजट से उपभोक्ता जो है अपना बाउंड्री है, इसके बाहर वो नहीं खरीद सकता, जो पिछले वीडियो में हमने समझाया है। और इसके अंदर वो खरीद सकता है, लेकिन इसके अंदर वो खरीदेगा तो नुकसान हो जाएगा, उसकी आय पूरा यूज नहीं होगा। नुकसान का मतलब क्या होगा? उसकी आय पूरा यूज नहीं होगा, वो अपनी आय का कम यूज करता है, लेकिन उसके बाहर कभी नहीं जा सकता क्योंकि आय का वो सीमा है, उसके बाहर वो जा नहीं सकता है। तो हमें क्या पता करना है? हमें इन्हीं दोनों की सहायता से पता करना है उपभोक्ता संतुलन, यानी उपभोक्ता की वह बिंदु जहां पर उपभोक्ता को सबसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। समझ में आ गया? यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अब बात करते हैं, इसके लिए दो शर्तें हैं। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन पाने के लिए दो शर्तें हैं। पहला क्या है? MRS XY बराबर PX XY। ठीक है, PX PY अपॉन में। ठीक है, और दूसरा क्या? MRS लगातार गिरती है। ये दोनों शर्तें जब पूरा होगा तभी उपभोक्ता संतुलन की बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं MRS क्या है। MRS क्या है? तो इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इसको MRT भी कुछ लोग कहते हैं। MRT मतलब वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक वस्तु को प्राप्त करना है, मतलब एक वस्तु की अगर मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को छोड़ना है, तो इन दोनों के अनुपात को, मतलब एक वस्तु के मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को जिस अनुपात में छोड़ा जाता है उसी अनुपात को क्या कहते हैं? उसी अनुपात को कहते हैं MRS। और यहां पर MRS XY लिखा है, यानी X को प्राप्त करने के लिए Y को कितना छोड़ा गया। बात क्लियर है? X को प्राप्त करने के लिए Y को कितना छोड़ा गया, इसी को कहते हैं MRS। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यही चीज आपका हो गया। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं, दोनों तरीका है। MRS का सीधा सीधा कंडीशन ये है, दोनों वस्तु को आपस में इंटरचेंज करके आप समझ सकते हैं। Y को प्राप्त करने के लिए X को कितना छोड़ा जाए, X को प्राप्त करने के लिए Y को कितना छोड़ा जाए, दोनों MRS ही कहलाता है। बात क्लियर है? तो यही बात हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा को छोड़ा जाए, वही क्या होता है?
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर बता रहा है कि ये हमेशा बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए संतुलन के लिए, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ये बराबर नहीं होगा तो दो कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन क्या बन सकता है, MRS XY ज्यादा हो जाए किससे, PX PY से, और दूसरा कंडीशन बन सकता है MRS XY कम हो जाए PX PY से। ये दो कंडीशन होगा, यही बात है ना। अगर बराबर नहीं है तो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब PX PY क्या है, PX PY क्या है, मूल्यों का अनुपात है, मूल्यों का अनुपात है। इसको समझने के लिए ऐसा कंडीशन जब बनता है तो याद रखिएगा क्या होगा, जब MRS XY बनता है तो इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता को X वस्तु इतना ज्यादा पसंद है कि वो इसके लिए ज्यादा मूल्यों को भी त्याग करने के लिए तैयार है, और इस कंडीशन में वो अपने Y का अतिरिक्त त्याग करना हमेशा तैयार रखता है। मतलब Y का वैल्यू कम समझता है और X का वैल्यू ज्यादा समझता है, तो उसको पाने के लिए लगातार क्या करता है, त्याग करने जाता है, लगातार वो त्याग करता रहता है Y का। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हमेशा X को प्राप्त करते जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि आप किसी भी वस्तु को लगातार प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम पिछले क्लास में हमने बताया था, आप किसी भी वस्तु को लगातार प्रयोग करते जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता जो होता है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, वो लगातार घटना स्टार्ट हो जाए। आप जितना ज्यादा वस्तु का प्रयोग करते जाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता यानी तुष्टिगुण, जिसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, वो लगातार घटते हुए मिलते जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे वो एक्स का एक एक गेन करते जाएगा वैसे वैसे उसको एक्स जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो वाई का त्याग करने का अनुपात धीरे धीरे घटाता रहेगा। ठीक है, मतलब पहली बार एक्स का एक वस्तु प्राप्त करने के लिए, एक्स का एक मात्रा बढ़ाने के लिए उसने वाई का जो है 4 मात्रा छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार जब वो एक्स का दूसरा वाला यूनिट बढ़ाएगा यानी एक मात्रा और बढ़ाएगा, तो ऐसे कंडीशन में वाई का 4 नहीं, वाई का थोड़ा सा कम 3 छोड़ेगा। इसी प्रकार से वो जो है वाई का छोड़ने का अनुपात जो है वो धीरे धीरे घटाता रहेगा। नॉर्मल सी बात है, एक सीधी बात है, क्योंकि एक्स की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा उसको एक्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वाई की मात्रा जैसे जैसे कम होना स्टार्ट होगा उसको वाई उतना ज्यादा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब उसको एक्स और वाई एकदम इक्वल लगेंगे, वो नहीं ना बढ़ाना चाहेगा ना घटाना चाहेगा, तो ऐसे कंडीशन में ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि MRS XY MRS, ठीक है, MRS XY और PX PY के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो घटाता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसा कंडीशन आ जाएगी X और Y एकदम इक्वल समझ में आने लगेंगे। तो इस कंडीशन में वो X को ना बढ़ाना चाहेगा और ना Y को छोड़ना चाहेगा, सब बराबर हो जाएगा। बात समझ में आएगा, उपभोक्ता का जो है X की कीमत Y की कीमत इक्वल टाइप का लगने लगेगा, और वो एक बार भी छोड़ना चाहेगा, यानी अनुपात जो होगा एकदम बराबर आ जाएगा, कीमत अनुपात। समझ में आया। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, दूसरा वाला उल्टा चल रहा है। उल्टा चलने का मतलब क्या है, MRS XY जो है वो कम है PX PY से। इसका कंडीशन क्या है, ये ऐसा कंडीशन जो बन रहा है इसमें ये हो जा रहा है कि X वस्तु का नहीं, अब Y वस्तु के हिसाब से सोच लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो X को कम वैल्यू दे रहा है, Y को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, यानी Y का एक यूनिट बढ़ाने के लिए वो X का यूनिट त्याग करने के लिए तैयार है, Y का यूनिट बढ़ाने के लिए, तो उल्टा काम करना स्टार्ट कर दे रहा है। अब उसको Y ज्यादा पसंद है और X जो है उसका उतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो यही काम क्या होगा, जो यहां पर काम होता है वही काम उल्टा होना है। X के साथ जो चीज चल रहा था Y के साथ होने वाला है, एकदम सेम चीज है। ठीक है, और इसी प्रकार से वो भी क्या करेगा, Y का उपभोग बढ़ाता रहेगा, X का त्याग करता रहेगा, लेकिन करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे कम करेगा, और करते करते वही कंडीशन वापस आ जाएगा। ये अपना जो है X मतलब Y का गेन करता रहेगा और X का त्याग करता रहेगा, लेकिन त्याग करने की मात्रा कम होते जाएगा, जैसे हमने बताया यहाँ पे। उसी प्रकार से त्याग करने की मात्रा कम हो जाएगा, और अंत में कौन सी कंडीशन प्राप्त कर लेगा, MRS XY जो है उसको PX PY के बराबर हो जाएगा, यानी MRS XY बराबर इसको, मतलब X और Y दोनों वस्तु उसको बराबर समझ में आने लगेंगे, और फिर वो ना त्याग करना चाहता है ना कुछ लेना चाहता है, सब बराबर उसका हो जाता है। ठीक है, तो यही कंडीशन है। तो पहला कंडीशन फुलफिल अपने आप हो जाता है। ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल अपने आप हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक वस्तु को ज्यादा उपयोगी समझता है, दूसरे को कम उपयोगी समझता है, तो जाहिर सी बात है ऐसा जब छोड़ना चाहेगा, जाहिर सी बात है आप किसी एक वस्तु को लेना चाहेंगे, आपके पास नॉर्मल लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड आय होगा, तो दूसरी वस्तु का आपको त्याग करना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन अपने आप ऐसा आएगा कि आपका जो होगा X और Y दोनों वस्तु बराबर समझ में आने लगेंगे। तो पहला कंडीशन इस प्रकार से फुलफिल हो जाता है। दूसरा हमारा क्या है, MRS लगातार गिरती रहती है। दूसरा MRS हमेशा लगातार गिरती रहती है,
और इसी गिरने की वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होता है। ये मूल बिंदु होता है, इसके तरफ क्या होता है, उन्नतोदर। उन्नतोदर का मतलब होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या होता है, कॉन्वेक्स। बात क्लियर है। अब आपका सीधी सी बात है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी कारण यही एमआरएस ही है। एमआरएस में जो हमने बताया कि एक वस्तु के हम लोग गेन करने के लिए दूसरे वस्तु का जो त्याग करते रहते हैं, उसमें त्याग का दर जो होता है वो लगातार घटते हुए दर में मिलता है, वाले में, फिर तीसरे वाले में, फिर चौथे वाले में, इस प्रकार से जाता रहता है। तो यहां पर ये मिला, यहां पर ये मिला, यहां पर ये मिला, तो इसमें जो त्याग का दर है वो लगातार क्या होगा, इसमें देखिए इतना छोड़ दिया इतने से गेन करने के लिए, फिर इसमें जो है इतना छोड़ा इतना गेन करने के लिए, देख लीजिए इतना गेन करने के लिए। तो ये त्याग करने और गेन करने का जो दर होगा वो लगातार, हम इसको थोड़ा साफ साफ बना देते ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए अगर एक यहां पर ऐसे बना दिया, दूसरा यहां पर हमने ऐसे बना दिया, तीसरा हमने यहां पर ऐसे बना दिया, तो इस कंडीशन में आप देखिए एक इतना छोटा सा गैप लेने के लिए हमें इतना त्याग करना पड़ा। ठीक है, दूसरा हमने इतना कम त्याग किया तो इतना ज्यादा हमें मिल गया। तो यही कंडीशन है, यही कंडीशन है। एमआरएस जो होता है वो लगातार गिरते हुए दर में होना चाहिए। तो एमआरएस यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे गिर रहा है, तो ये ई वाला पॉइंट जो होगा ये इसी के आसपास मिलेगा। समझने की बात यही है कि एमआरएस आपको क्या होता है, गिरते हुए फॉर्म में मिलेगा, और नॉर्मल सी बात है वो हमेशा गिरते हुए रहेगा। अगर इसके आप नीचे चले जाएंगे तो एमआरएस जो है गिरते हुए नहीं हो जाएगा, वो बढ़ने लगेगा, आपका जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली। लेकिन इधर से जब इधर की तरफ देखेंगे तो वो गिरते हुए दर पर रहेगा, लेकिन इधर से इधर की तरफ पे रहेगा तो गिरते हुए दर पर रहेगा। तो ये जो बिंदु होता है वो दोनों कंडीशन में, इधर से भी गिरते हुए लगता है और इधर से भी गिरते हुए ही लगता है, तो बढ़ते हुए नहीं समझ में आना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए ऐसा बिंदु है जो बीच का कंडीशन होता है और एमआरएस यहाँ पर गिरते हुए दर पे ही प्राप्त होता है। समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम इससे समझ जाते हैं कि ये बिंदु उपभोक्ता संतुलन क्यों है। तो ध्यान से देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से। पहली बात, ये हमारा x वस्तु का हो गया, कोई भी यहाँ पे वस्तु आप ले सकते हैं, ठीक है, ये x वस्तु हो गया। दूसरा ये हमारा y वस्तु हो गया, यहाँ पे भी आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। अब एक उपभोक्ता की आय अपनी सीमित है, तो हम जब प्राइस लाइन बनाए थे आप लोगों ने जाना था कि प्राइस लाइन पे सभी बिंदुओं पर जो होता है वो अपने वस्तुओं का ऐसा कॉम्बिनेशन प्राप्त करता है जहां पर उसका पूरा पैसा व्यय हो जाता है, लेकिन वस्तुओं की मात्रा बदलती रहती है। वस्तुओं की मात्रा बदलती रहती है, कहीं पे एक वस्तु ज्यादा रहता है, दूसरी वस्तु कम होता है, कहीं पे दूसरी वस्तु ज्यादा रहता है और पहली वस्तु कम रहता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व में उन वस्तुओं के संयोगों को पता चलता है जहां पर उपभोक्ता को एक समान क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त होता है। और हमने ये तो इंडिफरेंस कर्व नहीं, ये क्या है, इंडिफरेंस मैप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनता मानचित्र कहते हैं। जब भी एक से ज्यादा उदासीनता वक्र होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। ये क्या है, इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप के बारे में आप लोगों ने जाना था, क्या होता है कि हर इंडिफरेंस कर्व जो इंडिफरेंस मैप पे दिखाया रहता है वो अलग अलग उपयोगिता को बताता है। उसमें जो उपभोक्ता की संतुष्टि का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, यानी IC1 पे कम है, IC2 पे ज्यादा है और IC3 पे सबसे ज्यादा है इस कंडीशन में। इस प्रकार से ये आपको हमने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया तो पुराना वीडियो देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं तो इस IC वाले को, तो यहां पर ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये प्राइस लाइन पे ये दोनों जा रहा है, लेकिन इन दोनों वाले कंडीशन में जो F है और जो G है वहां पर क्या होगा, वहां पर उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो अधिकतम नहीं है। क्यों अधिकतम नहीं है, क्योंकि ये उदासीनता वक्र जो है वो क्या कर रहा है, IC2 से कम उपयोगिता को बता रहा है। IC2 से ये कम उपयोगिता को दर्शा रहा है, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ पे उससे ज्यादा भी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है अपने आय के जरिए, अपने आय के जरिए ज्यादा भी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। हालांकि यहाँ पर व्यय तो पूरा हो जाएगा लेकिन संतुष्टि का लेवल पूरा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा भी बन सकता है। अब दूसरे वाले IC में देखिए, तो दूसरे वाले IC में क्या होता है कि यहां पर ये टच हो रहा है एक जगह केवल, ठीक है, एक जगह केवल टच हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इस वाले में उदासीनता वक्र में उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ गई है, लेकिन जो बचत है उसका, जो पैसा है उसका, वो उतना ही खर्च कर रहा है, उतना ही खर्च कर रहा है और इस कॉम्बिनेशन को पा रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में उपभोक्ता की संतुष्टि मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम है, और अपना पूरा वो व्यय भी कर ले रहा है, अपने पूरे आय का यूज भी कर ले रहा है। इसीलिए जो संतुलन का अवस्था है ये यही है, क्योंकि हर उपभोक्ता संतुलन में यही चाहता है कि उसका पूरा आय यूटिलाइज हो जाए और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। और इससे ज्यादा संतुष्टि मिल नहीं सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर इसको हमें टच करना है H वाले पॉइंट को बाहर का, तो ये हमारा बजट लाइन के बाहर है और इस संयोग को हमने बताया था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अप्राप्त संयोग। इसको तो आप पा ही नहीं सकते हैं, अपने आय के अनुसार आप इसको पा ही नहीं सकते हैं। तो इस उदासीनता वक्र पे तो जाने का सवाल ही नहीं है। अगर आप इसको पा सकते तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इससे भी ज्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है, लेकिन आपके पास आय तो लिमिट है, आपके पास आय लिमिट है, और उस आय से आप यहीं तक अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी
उपयोगिता को पा सकते हैं। इसीलिए ये बिंदु क्या कहते हैं, इस बिंदु को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु में जो x वस्तु है उसकी m मात्रा आप लेंगे और y वस्तु जो है उसकी n मात्रा को आप परचेस करेंगे तो आप सबसे ज्यादा संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है उपभोक्ता संतुलन बिंदु। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में होगा कि कैसे कैसे ये पूरा काम कर रहा है। और यही चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट है और ये जो आता है 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। 10 नंबर में आएगा तो आपको इंडिफरेंस कर्व और आपका बजट लाइन और उसके बाद ये बनाना रहेगा, तीनों बनाने के लिए आ सकता है। और अगर 5 नंबर में आएगा तो केवल यही आपको दर्शाना रहेगा जो आपको हमने आज की वीडियो में समझाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से जरूर आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। और अगर नहीं पसंद में आता है तो आप जरूर हमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा चीज है, तो ताकि हम आपके डाउट्स को भी क्लियर कर सकें। साथ ही साथ हमारा लाइव क्लास चलता है, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। रात में 9 बजे लाइव क्लास चलता है, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। और इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस लेक्चर में ये सिलेबस भी कवर होता रहेगा। थैंक यू, बाय।